भारत के तमाम इलेक्ट्रोपैथ समाज को डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह का प्रणाम। मैं डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह इलेक्ट्रोपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट का सचिव बोल रहा हूं। मैं पहले भी बता चुका हूं, अब मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा नहीं। मेरे यूट्यूब देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह हिपैर्सी के सचिव हैं। पिछले दिनों वीडियो में मैंने बताया कि एंजाइम्स के 6 एक्टिवेशन के 6 फैक्टर हैं, लेकिन ये मैंने गलत बताया था। एंजाइम एक्टिवेशन के 7 फैक्टर हैं, जिसमें पानी को हम भूल गए थे या रिसर्च नहीं कर पाए थे, पढ़ नहीं पाए थे। पानी भी एंजाइम एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है। पिछले सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बताया, एंजाइम्स का कंसंट्रेशन बताया। एंजाइम के कंसंट्रेशन में डाइल्यूशन के विषय में अलग से मैं एक अंतिम में बताऊंगा कि डाइल्यूशन एक्चुअली इलेक्ट्रोपैथी का कैसे बनता है और कौन सा डाइल्यूशन इलेक्ट्रोपैथी औषधियों का कारगर होती है, अधिक कारगर होती है। कारगर तो ऐसे अब D3 D4 तक जाएंगे, वहां तक कारगर होगा, लेकिन वो गलत होगा, आप वांछित रिजल्ट नहीं मिलेगी। आज मैं आपको एंजाइम्स के एक्टिवेशन, एक्टिव फैक्टर ताप के विषय में बता रहा हूं। एंजाइम पौधों का एंजाइम हो कि जंतु का एंजाइम हो, हर एंजाइम ताप के प्रति अति संवेदनशील होता है। एनएल सिन्हा की किताबों में लिखा गया है कि इलेक्ट्रोपैथी की फार्मेसी 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। एक्चुअली एंजाइम के एक्टिवेशन का रेंज यही है, लेकिन 35 से 38 डिग्री तक एंजाइम का एक्टिवेशन महत्तम होती है और हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंजाइम का एक्टिवेशन दुगना हो जाता है। मतलब उस एक्टिवेशन को Q से किया जाता है, 10Q = 2 होता है। जैसे जैसे एंजाइम बढ़ता है, क्रिया की दर बढ़ती है, लेकिन एक सीमा तक, उस सीमा तक पहुंचने के बाद एंजाइम सडन अकस्मात निष्क्रिय हो जाता है, डिनेचर कर जाता है। और फिर 20 डिग्री से नीचे ठंडे मुल्कों में एंजाइम का एक्टिवेशन कम होता है। बॉडी का टेम्परेचर, इत्तेफाक है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रहता है। इसी पर एंजाइम एक्टिवेट करता है। अब इस दशा में हम जरा अपना दिमाग लगाएं कि क्या इलेक्ट्रोपैथी फार्मेसी के लिए हीट का इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं। मैं अपनी फार्मेसी की किताब में लिखा है, मैसेरेशन है, क्वाथ है, डिकॉक्शन जिसको कहते हैं, मैसेरेशन है, एक्सट्रैक्शन है और डिस्टिलेशन भी प्रोसेस है, लेकिन वो एंजाइम के एक्टिवेशन में काम नहीं आता है। हम उसे एंजाइम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस जैसा है और ये एंजाइम जो है 40 से 41 होते होते निष्क्रिय होने लगता है। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूं अब सभी इलेक्ट्रोपैथ बंधुओं से, क्या भुना हुआ चना उगता है? भुना हुआ गेहूं, क्या उसको जर्मिनेशन होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एंजाइम चने में सोया रहता है, गेहूं में सोया रहता है, जैसे वायरस सोया हुआ है। अगर वायरस निर्जीव है, लेकिन अगर वायरस किसी सजीव में इंसर्ट कर जाता है तो सक्रिय हो जाता है और बड़ी तेजी से मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। अब तो देखा है कि कितने वायरस का म्यूटेशन हुआ है। अगर आपके मेरे बात पर भरोसा नहीं है तो आप गेहूं लीजिए और एक्सट्रैक्शन के लिए अल्कोहल में 7 दिन डाल दीजिए। 7वें दिन के बाद उस गेहूं को निकालिए और फिर मट्टी में हर परिस्थिति उसको दीजिए गेहूं के जमने के लिए। गेहूं नहीं जमेगा। चना कोई भी इसी तरह, भुने हुए चना नहीं जम सकता है। जमने का एक कारण है उसका एंजाइम जो हीट के कारण बर्बाद हो जाता है, नहीं जमता है। हमारे जो 40 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, एंजाइम सिस्टम धीरे धीरे फेल होने लगता है और 150 किसी में 105, 106, 107 डिग्री सेल्सियस जाते जाते एंजाइम वैनिश हो जाता है और आदमी या सजीव की मृत्यु हो जाती है। अब हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोपैथी की फार्मेसी के लिए किसी भी दशा में डिस्टिलेशन या हीट का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगले एपिसोड में मैं पीएच वैल्यू के संबंध में बताऊंगा कि पीएच वैल्यू के प्रति एंजाइम कितना सेंसिटिव है और उसका कैसे काम करता है। आप तब तक इंतजार कीजिए। नमस्कार।